नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम फिर आपके लिए नया लेक्चर लेकर आ गए हैं। इस लेक्चर में आपसे मैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिस्कस करूंगा। पिछले लेक्चर में कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्ट का मीनिंग पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ये कुछ हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस किस बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड, या टाइप्स में सबसे पहले लिखा एलिमेंट्स के बेसिस पर, देन इज वेरिएबिलिटी, नेक्स्ट वन इज कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, फंक्शंस के बेसिस पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजरियल कॉस्ट, जिसे हम डिसीजन मेकिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो कॉस्ट को हम इन सब अलग अलग प्रकार की जो टाइप्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जब हम कॉस्ट को एलिमेंट्स के बेसिस पर बाइफरकेट करते हैं तो कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अब मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर में कौन कौन से एलिमेंट्स, इसको बनाने में, इसको मैन्युफैक्चर करने में कौन कौन से जो एलिमेंट्स लगे हैं। इफ इट इज बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, तो इसमें रॉ मटेरियल लगा होगा, मटेरियल, इसको बनाने के लिए लेबर लगी होगी और इसके लिए एक्सपेंस लगे होंगे। तो अगर हम कॉस्ट को एलिमेंट्स के बेसिस पर लेंगे बेटा, तो उसमें एक आ गया मटेरियल, नेक्स्ट वन इज लेबर एंड इज एक्सपेंस। मटेरियल क्या होता है, और मटेरियल आगे फर्दर सब डिवाइड हो जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी सब डिवाइड हो जाएगी, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप जैसे ये जो मार्कर है, इस मार्कर में कौन सा मटेरियल लगा होगा, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामान लगेगा उससे हम मटेरियल कहते हैं। और जैसे इस मार्कर को बनाने के लिए हमारे पास जो मटेरियल जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल बेटा, और एक आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसे हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के साथ एट्रीब्यूट कर सकें, जोड़ सकें, जो उस प्रोडक्ट में लगा हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे। आप इमेजिन करिए अपने घर में जो सोफा पड़ा हुआ, इमेजिन करिए, आंखें बंद करिए और देखिए आपको क्या क्या मटेरियल दिख रहा है उसमें। वो कौन कौन सा मटेरियल आपको दिख रहा है, आपको क्या क्या दिख रहा होगा। आपको उसमें दिख रहा होगा लकड़ी लगी है, टिम्बर, आपको उसमें या तो क्लॉथ लगा होगा दिख रहा होगा, या फिर उसमें आप लोगों को लेदर लगा हुआ दिखेगा। टिम्बर, क्लॉथ, लेदर, ये चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना। तो जो मटेरियल किसी प्रोडक्ट में जो लगा हुआ है, जिसे आप बंद आंखों से देख सकते हैं, जिसकी कंसिडरेबल वैल्यू है, जिसे हम किसी प्रोडक्ट के साथ जोड़ सकते हैं, साफ दिख रहा है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। किसी बच्चे ने जब आंखें बंद की थी या जो इमेजिन किया था अपने घर में जो फर्नीचर या सोफा जो पड़ा हुआ है, किसी को क्या फेविकोल का डब्बा या फेविकोल दिखाई दिया, किसी को क्या नट्स एंड बोल्ट्स दिखाई दिए, क्या फेविकोल, नट्स एंड बोल्ट्स, जो नेल्स लगे होंगे, कील लगे होंगे उस सोफा सेट को बनाने के लिए, क्या किसी को वो स्प्रिंग, किसी को वो फेविकोल दिखाई दिया था? नहीं ना दिखाई दिया। मगर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फेविकोल भी यूज हुआ, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सोफा सेट को बनाने के लिए कील भी यूज हुए, मगर हमें वो दिखाई नहीं दिए। तो जो मटेरियल डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को के साथ हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, उससे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। अब ये देखिए, इस मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगा होगा। इसमें मेरा प्लास्टिक लगा होगा, इसमें फोम लगा होगा। तो ये जो प्लास्टिक है, ये जो फोम है, जिसको मैं डायरेक्टली इसके साथ जोड़ सकता हूं, डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकता हूं, इससे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। मगर इस मार्कर को बनाने के लिए फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए मैंने ग्रीस भी यूज की होगी, मैंने ऑयल भी यूज किया होगा,
और भी कई छोटी छोटी चीजें, मटेरियल यूज किया होगा जो इस पेन को बनाने में लगा होगा। तो वो जो मैंने अभी आपको आइटम सबसे डिस्कस की, वो जो मटेरियल है जो इसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जिसकी कॉस्टिंग का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होगा। जैसे मशीन को चलाने के लिए हमने 1 किलो ग्रीस डाली, तो मैं ये बता सकता हूं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट पर यूनिट मार्कर की जो थी, इसमें ग्रीस कितने रुपए की लगी, हम वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कॉस्ट पर यूनिट उसकी डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम वही मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल लेंगे जिसकी कॉस्ट हम डायरेक्टली जोड़ सकें कि इस मार्कर को बनाने के लिए 10 रुपए का मटेरियल लगा, मगर कितने की ग्रीस लगी हम नहीं बता सकते, इसमें कितने का ऑयल लगा हम नहीं बता सकते, पर यूनिट कितना लगा इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेबल। तो वो सभी चीजें जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो सकती हैं, जिनकी कंसिडरेबल वैल्यू है, इवन दो वो दिख रहा है, बट अगर कंसिडरेबल वैल्यू नहीं है हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में नहीं ले सकते। ठीक है जी। तो मैंने यहां पर कुछ आइटम्स लिखे डायरेक्ट मटेरियल में। टिम्बर यूज्ड इन फर्नीचर, क्लॉथ जो हमारे गारमेंट्स में होंगे वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेदर, आपको शूज देखिए, शूज में जो लेदर लगा होगा वो क्या आ जाएगा, वो डायरेक्ट मटेरियल है। स्टील जो मशीन्स में यूज हुआ होगा वो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। और एक्सक्यूज मी, और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या आएगा, जो मशीन्स को चलाने के लिए ऑयल डाला होगा मशीन्स में, ग्रीस जो मशीन में। अब ऑयल में क्या आ जाएगा, घर में कपड़े सीने वाली मशीन देखी होगी आपने, ठीक है ना। अब कई बार जब आप उसमें कपड़े जब सिलते हैं तो आवाज आने लग पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम मशीन में ऑयल थोड़ा सा तेल डालते हैं ताकि अब वो स्मूथली चल सके। तो स्मूथली चलाने के लिए हमने इसमें ऑयल यूज किया, मटेरियल यूज किया, ठीक है ना। तो वो कौन सा मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। ग्रीस मैंने बताए, नट्स एंड बोल्ट्स आ जाएंगे, स्मॉल टूल्स आ जाएंगे, कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल आइटम्स, जो छोटी छोटी आइटम्स होती हैं, जो छोटी छोटी आइटम्स होंगी उन्हें हम कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज लेबर, एनी अमाउंट पेड फॉर ह्यूमन एफर्ट, उससे हम लेबर कहते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स में उसे क्या बोलेंगे, लेबर बोलेंगे। लेबर भी बेटा हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट लेबर और एक होती है इनडायरेक्ट लेबर। अब मैंने अपनी फैक्ट्री में 150 वर्कर्स लगाए हुए हैं मार्कर्स को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, मार्कर को बनाने के लिए 150 लेबर वाले लगे हैं। और हर 30 जो लेबर वालों का, जो 30 लेबर वाले हैं उनका बैच के ऊपर मैंने एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है। और उस सुपरवाइजर का काम क्या है, क्या उस सुपरवाइजर का काम है इस पेन को बनाने का, क्या वो पेन बना रहा होगा, इस पेन को कौन बना रहे होंगे, इस पेन को वर्कर्स, लेबर बना रही होगी। और उनको सुपरवाइज करने के लिए जो सुपरवाइजर है उसका काम क्या है, ये देखना कि ये जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली चल रही है या नहीं चल रही है, हमारा जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो वर्कर्स, जो लेबर इस पेन को बनाने के लिए डायरेक्टली अपना एफर्ट लगा रहे हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। उनको जो पैसा दिया जाता है वो डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा। और वो जैसे सुपरवाइजर है या गेट कीपर है या वॉचमैन है या ऑफिस में जो पियन है, उनको भी हम पैसा दे रहे हैं, वो भी हमारे जो बिजनेस हाउस में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मगर उनकी जो सैलरी है वो इस मार्कर के साथ हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो डायरेक्टली इस पेन को बनाने के लिए योगदान या अपना एफर्ट नहीं लगा रहे, तो उस सैलरी को, उस लेबर को हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो शॉर्ट में क्या आ गया, वो सभी लेबर के खर्चे जो किसी प्रोडक्ट के साथ हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और जिन्हें हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते उन्हें हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं।
एग्जाम्पल्स बेटा, डायरेक्ट लेबर में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। शू मेकर जो शू बना रहा है वो डायरेक्टली उसकी लेबर शू बनाने के लिए लग रही है, तो शू मेकर आ जाएगा डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में। कारपेंटर, वेवर, टेलर या और कोई भी एग्जाम्पल्स, ये पॉइंट्स जो होंगे एमसीक्यूज में आपको ऑप्शंस आ सकती हैं कि डायरेक्ट लेबर में कौन कौन से आइटम्स आ सकती हैं या इनमें से कौन सा डायरेक्ट लेबर में फॉल करेगा। ऑप्शन में आपको वो देखना होगा। आ सकता है, मुझे मालूम नहीं कि आएगा या नहीं आएगा। इनडायरेक्ट लेबर में बेटा सुपरवाइजर आ गया, इनडायरेक्ट में लेबर में क्लर्क आ गया, वॉचमैन है, पियन है, जो सभी लोग काम कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होंगे? किसी भी काम को करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। अब एक्सपेंस भी बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो एक्सपेंस हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो खर्चा हमने सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्च किया, जो खर्चा हमने सिर्फ उस पर्टिकुलर आइटम के लिए, उस पर्टिकुलर काम के लिए खर्च किया, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर पर ये जो प्रिंटिंग हुई है जो इस पर डायरेक्टली हमें दिख रही है, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे? अब जैसे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के बहुत से बच्चे हैं जो वीडियोस को देख रहे होंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे। अब वहां पर जब भी कोई बिल्डिंग, जैसे आपने पढ़ा होगा, कोई भी बिल्डिंग को लेआउट बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनाई जाएगी, उसके लिए लेआउट बनाया जाएगा। तो कोई भी कॉस्ट ऑफ लेआउट, डिजाइन, ड्राइंग, कोई भी ये चीज होंगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो एक बिल्डिंग या जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, जो मशीन बना रहे हैं, वो डायरेक्टली उसी से रिलेटेड हमारा खर्चा था, जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए एक्सपेंस हमने इनकर किया। कॉस्ट ऑफ लेआउट मैंने अभी डिस्कस किया। एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब जैसे अभी कोविड के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है तो उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, नई नई चीजें ट्राई कर रहे होंगे, तो वो जितने भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। रॉयल्टी पेड इन माइनिंग। रॉयल्टी क्या होता है कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ कमीशन। जो रॉयल्टी जब आउटपुट पर बेस होगी, रॉयल्टी जब आउटपुट पर बेस्ड होगी, रॉयल्टी जब प्रोडक्शन पर बेस्ड होगी, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। हायर ऑफ ए प्लांट यूज्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने सिर्फ उस बिल्डिंग के लिए मैंने स्पेसिफिकली कोई बिल्डिंग के लिए मैंने कोई मशीन किराए पर ली, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उस बिल्डिंग के बनाने के लिए मशीन किराए पर ली, तो वो जो हायर चार्जेस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। अगर मैंने कोई मशीन खरीदी सिर्फ किसी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बेटा आ सकता है कोई भी खर्चा आ सकता है, जैसे रेंट है, रेट्स है, डेप्रिसिएशन है, जो भी आप खर्चे इमेजिन कर सकते हैं, लाइटिंग है, पावर है, इंश्योरेंस है, रिपेयर्स है, तो वो सब जो भी खर्चे होंगे जो हम किसी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को ये वाला पॉइंट? जितना भी अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया कि एलिमेंट्स के बेसिस पर जब हम कॉस्ट को बांटेंगे तो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ, उसमें तीन चीजें आती है, मटेरियल आता है, लेबर आता है और एक्सपेंस आता है, विच कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जितने भी बेटा नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टाइप्स ऑफ कॉस्ट में वेरिएबिलिटी के बेसिस पर। वेरिएबिलिटी के बेसिस पर हम कॉस्ट को तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट वन वेरिएबल कॉस्ट
एंड द थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ये वो कॉस्ट होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारी फिक्स्ड है, जो हमारी फिक्स्ड है। टोटल कॉस्ट, मैं अगर ये बोलूं कि टोटल कॉस्ट जो हमारी होगी वो फिक्स्ड रहेगी, मैंने इधर क्या लिखा, मैंने बेटा इधर लिखा टोटल कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड बट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल। जो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए लिखा टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड बट कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल। तो बच्चे बड़े अजीब से, सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो यह पढ़ा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो फिक्स्ड रहती है, तो वो वेरिएबल आप क्यों लिख रहे हो, आप क्यों हमें कंफ्यूज कर रहे हो कि जो टोटल कॉस्ट है वो वेरिएबल भी है, वो कैसे वेरिएबल है। अब मान लीजिए जैसे मेरा जो कोचिंग सेंटर है, मैं इसका रेंट पे कर रहा हूं, मेरी हाइट बिल्डिंग है, मैं 20,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा हूं। तो मेरे पास चाहे एक बच्चा आए, चाहे 2 बच्चे आए, चाहे 10 बच्चे आए, मेरे को तो 20,000 ही रेंट पे करना है ना। तो अगर मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है तो कॉस्ट पर स्टूडेंट, कॉस्ट पर यूनिट मुझे कितनी पड़ेगी, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट या कॉस्ट पर यूनिट मुझे पड़ेगी 20,000 डिवाइडेड बाय 1, तो पर बच्चा खर्चा आ रहा है 20,000। अगर बेटा मेरे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं, अगर मेरे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं तो कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी पड़ेगी, इट विल बी 20,000 डिवाइडेड बाय 10, पर स्टूडेंट मुझे खर्चा पड़ेगा 2,000। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 20,000 ही रही, मगर पर स्टूडेंट मेरा खर्चा पहले कितना था, पहले 20,000 था, अब कितना हो गया, अब 2,000 हो गया। अगर मेरे पास बेटा 1,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पर स्टूडेंट मेरा कितना खर्चा आएगा, तो पर स्टूडेंट आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो पर स्टूडेंट मेरा जो खर्चा होगा वो 20 रुपये आ जाएगा। तो बेटा मेरी जो टोटल कॉस्ट थी वो फिक्स्ड रही, वो सेम रही, वो 20,000 ही रही, बट पर यूनिट मेरी जो कॉस्ट थी, जैसे जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते गए मेरा पर यूनिट खर्चा कम होता गया। वैसे ही जैसे हम फैक्ट्री में बात करें, फैक्ट्री में क्या होगा कि अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फिक्स्ड खर्चे पर यूनिट हमारे कम हो जाएंगे, ये इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर यूनिट पर वो जब डिवाइड होगी तो वो जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। सो टोटल कॉस्ट फिक्स्ड, पर यूनिट इज वेरिएबल। और मैंने वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या लिखा, वेरिएबल कॉस्ट के लिए लिखा कि टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल। ठीक है सर, वेरिएबल है तो वेरिएबल ही होगी, बट मैंने इधर क्या लिखा, कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड। अरे सर क्या बात कर रहे हो, फिर से आप हमको थोड़ा सा परेशान करते जा रहे हो कि वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गई, जो वेरिएबल है तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कैसे होगी। मान लीजिए एक शर्ट बनाने के लिए मेरा जो कपड़ा लगता है वो 100 रुपए का लगता है, 100 रुपीज का कपड़ा लगता है, तो एक शर्ट के लिए बेटा कितना कपड़ा लगा, 100। साथ साथ जवाब देते चलिएगा। अगर मैं 10 शर्ट्स बनाता हूं तो कितना कपड़ा लगेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000। तो पहले 100 लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 1000। अब अगर मैं 20 शर्ट्स बनाता हूं, अगर मैं 20 शर्ट्स बनाता हूं तो मेरा पर यूनिट कितना खर्चा आएगा, तो मेरा पर यूनिट खर्चा आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, वो आ गया 20,000 रुपए। 2000 आ गया। अगर मैं 100 शर्ट्स बनाता हूं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000 खर्चा आ जाएगा। तो आपने ये नोट किया होगा टोटल मेरा चेंज होता जा रहा था, टोटल 100 था, 1000 हुआ, 2000 हुआ, 10,000 हुआ। मगर हर एक केस में मुझे बताइए, चाहे मैं 10 शर्ट्स बनाऊं, चाहे मैं 100 शर्ट्स बनाऊं, चाहे मैं 500 शर्ट बनाऊं, एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, कितने का कपड़ा लगा।
तो पर शर्ट बनाने के लिए जो पर यूनिट मेरा खर्चा था वो तो बेटा एक शर्ट के लिए 100 ही रहा। चाहे मैं 100 शर्ट्स बनाऊं, चाहे मैं 200 शर्ट्स बनाऊं, चाहे मैं 500 शर्ट्स बनाऊं, तो मेरा जो मटेरियल है, जो मेरा खर्चा है, वो एक शर्ट पर 100 रहा। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट थी बेटा वो चेंज होती जा रही थी। जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन ज्यादा करते जा रहा हूं टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वेयर एज कॉस्ट पर यूनिट मेरी सेम लग रही है, वो फिक्स्ड है, तो इट इज फिक्स्ड। नेक्स्ट वन इज बेटा सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स होते हैं जो कुछ हद तक फिक्स्ड होते हैं और कुछ हद तक वो वेरिएबल होंगे। आपके बिजली का बिल तो आता ही होगा। अभी कोविड में आप देखिएगा बहुत से दुकानें बंद थी, मैक्सिमम सब बाजार बंद थे, शॉप्स बंद थी, 3 महीने तक 4 महीने तक दुकानें नहीं खुली, जितने भी टाइम के लिए नहीं खुली। हमारा तो कोचिंग सेंटर 6 महीने बंद रहा। तो जितने देर के लिए शॉप्स बंद रही तो बिजली का बिल आया होगा या नहीं आया होगा? आया होगा ना। और वो कितना आया होगा? मिनिमम अगर मेरी जो लोड है वो 2 किलोवाट का है तो लेट इट बी मेरे को 500 रुपया, जितने दिन शटर डाउन रहा तब भी मेरे को 500 रुपया पर मंथ बिल आता रहा। वो क्या था? उस बिल का फिक्स्ड पार्ट था, वो आना ही आना है। और अब जब ओपन हो गया, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, तो हमारा बिल उस प्रोपोर्शन में आएगा। अगर मैं ज्यादा देर पंखे चलाऊंगा ज्यादा बिल आएगा, हीटर चलाऊंगा ज्यादा बिल आएगा, एसी चलाऊंगा ज्यादा बिल आएगा। तो वो क्या हो गया? टू सम एक्सटेंट इट इज फिक्स्ड एंड टू द अदर एक्सटेंट इट इज वेरिएबल। अब कहीं जैसे जो सेल्समैन जो होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो सेमी वेरिएबल की कंडीशन में आती है। उन्हें 10,000 महीने का एक फिक्स्ड मिलना ही मिलना है और बाकी का इंसेंटिव होता है। अब जितनी ज्यादा सेल करोगे आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपको कमीशन मिलेगी। अगर आप उनसे पूछते हैं कितनी सैलरी है, वो कहते हैं महीने का 20,000, 22,000 या 18,000 हम कमा लेते हैं। अब बोलोगे बड़ी अजीब सी बात है, सैलरी फिक्स्ड होती है तो आपके में तो वेरिएशन है। तो कहेंगे कि 10,000 तो मिलना ही मिलना है। अगर हमने सेल ज्यादा की तो हमें ज्यादा कमीशन मिली, ज्यादा इंसेंटिव मिले तो पेमेंट हमें ज्यादा मिल गई। अगर कम की तो कम इंसेंटिव मिलेंगे, कम खर्चा, हमारी इनकम जो होगी वो कम होगी। तो बेटा आज हमने फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बाकी का डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका अपना चैनल है मैं इस पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊं, अपलोड करूं, तो आप प्लीज अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि मेरी मेहनत जो चल रही है उसका बेनिफिट सभी बच्चों को भी मिल सके। तो जल्दी से जल्दी इसे शेयर करिए। इसके जो सब्सक्राइबर बेस है वो 10,000, वो 15,000 तक पहुंचे, और जब बच्चे समझें, डाउट्स पूछे तो हमें भी मजा आए, हमें भी मेहनत करने का बेनिफिट मिले। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, और एक और चीज, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल, तो जो भी मैं बोर्ड पर जैसे भी लिखा है इसका एक स्क्रीनशॉट जो होगा मैं उस ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा। अगर कहीं पढ़ा नहीं जाता, किसी वजह से अगर कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल पर वो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। थैंक यू।